नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज डेट है 9 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। प्रश्न है, हाल में समाचारों में रही स्वदेश पहल इनमें से किसी से संबंधित है? ए. प्रवासी भारतीय दिवस, बी. भारत में अध्ययन का एक कार्यक्रम, सी. भारत को जाने एक कार्यक्रम, डी. वंदे भारत मिशन। आइए प्रश्न से संबंधित आर्टिकल को देखते हैं। देखो, कोविड-19 के कारण दुनिया के अधिकांश देशों में तालाबंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी बंद कर दिया गया। इस विषम परिस्थितियों में विदेशों में फंसे भारतीय बड़ी संख्या में भारत वापस आना चाहते थे, लेकिन सभी को वापस लाना इन परिस्थितियों में सरकार के लिए संभव नहीं था। अतः सरकार ने एक प्राथमिकता तय की। वे जिनका वीजा समाप्त हो गया है, या वे जिनका रोजगार चला गया है, या ऐसे भारतीय जिन्होंने वर्तमान परिस्थितियों के कारण उत्पन्न समस्याओं से अपने स्वजनों को खो दिया है, ऐसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार ने 2 मिशन चलाए। एक बाई एयर जिसे वंदे भारत कहा गया, दूसरा वाया समुद्र जिसे ऑपरेशन समुद्र सेतु कहा गया। आइए एक संक्षिप्त जानकारी वंदे भारत मिशन के लिए लेते हैं। यह मिशन 7 मई को शुरू किया गया था। इस मिशन से अब तक भारत सरकार का जो एक आंकड़ा है, 4 जून तक 57,000 प्रवासी भारतीयों को भारत वापस लाया गया है और अभी 1.5 लाख प्रवासी भारतीयों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। इस प्रकार वंदे भारत मिशन के तहत एक बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय भारत वापस आए हैं। इन प्रवासी भारतीयों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसे स्वदेश अर्थात जिसका फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। आइए स्वदेश के बारे में जानते हैं। जैसे अभी चर्चा से स्पष्ट हुआ, स्वदेश वंदे भारत मिशन के तहत भारत में वापस आए प्रवासी भारतीयों को रोजगार मुहैया कराने का एक इनिशिएटिव है। यह पहल 3 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। पहला कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, दूसरा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तीसरा विदेश मंत्रालय। सरकार इन प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनका एक डेटाबेस तैयार कर रही है। यह डेटाबेस उनके कौशल और एक्सपीरियंस का होगा। इकट्ठा हुई जानकारी को संबंधित हितधारकों के साथ समय आने पर साझा किया जाएगा। वो हितधारक होंगे राज्य सरकार, उद्योग संघ, निजी उद्यमी आदि जैसे समूह होंगे। सरकार यह डेटा जुटाने के लिए सभी प्रवासियों को ऑनलाइन कौशल कार्ड उपलब्ध कराएगी, जिसमें उन्हें मांगी गई जानकारी भरनी होगी। इस पूरी परियोजना का कार्यान्वयन एनएसडीसी अर्थात राष्ट्रीय कौशल विकास निगम करेगा। यदि हम स्वदेश की आवश्यकता और महत्व की बात करें, कोविड महामारी की वजह से हजारों की संख्या में श्रमिक बेरोजगार हुए हैं। इसका प्रभाव वैश्विक स्तर तक पड़ा है। कंपनियां बंद होने से ये श्रमिक वापस देश लौटे हैं। इन श्रमिकों के सामने एक अनिश्चितता का वातावरण है। ऐसे में भारत सरकार ने श्रमिकों को उनके कौशल और अनुभव के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने की जो पहल की है, वो वास्तव में एक स्वागत योग्य और सराहनीय कदम है। आइए चर्चा में आए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। एनएसडीसी एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 31 जुलाई 2008 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अनुरूप की गई थी। एनएसडीसी की स्थापना वित्त मंत्रालय ने सरकारी निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के रूप में की थी, लेकिन एनएसडीसी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनएसडीसी देश में कौशल प्रशिक्षण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। इस प्रकार आर्टिकल से पूछा गया क्वेश्चन का आंसर है वंदे भारत मिशन। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। प्रश्न, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है। ए केरल, बी सिक्किम, सी मिजोरम, डी तेलंगाना। आइए प्रश्न से संबंधित आर्टिकल पर चलते हैं। केरल भारत का पहला राज्य होगा
जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले राज्य के नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराएगा। यह सेवा दिसंबर 2020 तक मिलने की उम्मीद है। इसके लिए केरल सरकार ने फाइबर ऑप्टिकल परियोजना की घोषणा की है। इसी संबंध में उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जो शिक्षा और स्वास्थ्य की तरह इंटरनेट को भी नागरिक का मौलिक अधिकार स्वीकार करता है। अगला आर्टिकल है आई कॉमेट के बारे में। आई कॉमेट इनिशिएटिव यह पहल क्या है? भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना इस पहल का उद्देश्य है। यह प्रणाली किस प्रकार विकसित होगी? ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा स्थिरता को प्राप्त किया जा सकेगा। यह इनिशिएटिव कब और किसने शुरू किया? केंद्रीय विद्युत मंत्री ने पर्यावरण दिवस 5 जून को इस पहल की घोषणा की। इस पहल की जिम्मेदारी EESL एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड की है। इस पहल के तहत EESL सरकारों, कंपनियों, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों को, थिंक टैंक और व्यक्ति आदि को एकजुट करेगी। इस पहल से भारत सरकार के नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020, फेम 1 एंड 2, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, ऊर्जा डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, अटल वितरण प्रणाली सुधार योजना, सौर पार्क, अटल ज्योति योजना आदि अन्य उपक्रमों को इस पहल के साथ जोड़ा जाएगा। परीक्षा के लिहाज से इस इनिशिएटिव को सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट की? विद्युत मंत्रालय ने। इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? EESL की। और इसका उद्देश्य क्या है? यही पॉइंट एग्जाम के लिए उपयोगी है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स इनिशिएटिव। इस पहल का उद्देश्य कार्यस्थलों को स्वच्छ और हरा भरा बनाना है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट US-8 के बीच द्विपक्षीय साझेदारी के तहत चलाए जा रहे मैत्री कार्यक्रम, जिसका फुल फॉर्म है मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी का यह हिस्सा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिल्डिंग के अंदर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तहत लागत प्रभावी ऊर्जा दक्षता को अपनाना है। इस कार्यक्रम का फोकस कूलिंग अर्थात शीतलन पर है। क्लीन एनर्जी और एफिशिएंट एनर्जी दोनों स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग पहल के तहत मौजूदा इमारत और उसकी कूलिंग सिस्टम को फिर से तैयार किया जा रहा है। इस पहल को शुरू करने की जिम्मेदारी EESL की है। EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग पहल को पायलट योजना के तहत EESL अपने कार्यालय से शुरू किया है। यहाँ आपको बता दें EESL ने इससे पूर्व 2019 में सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशन प्रोग्राम शुरू किया था। यह कार्यक्रम आवासीय तथा संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए शुरू किया गया था। इस प्रकार हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता में सक्षम बनकर बिजली की अत्यधिक मांग को कम करने में मदद करेगा। इस पहल के माध्यम से 2032 तक भारत में लगभग 4 गुना ऊर्जा की खपत वृद्धि की संभावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हुए किगाली और पेरिस समझौते के तहत भारत को लक्ष्य प्राप्ति करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। आइए एक संक्षिप्त जानकारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के बारे में प्राप्त करते हैं। यह भारत सरकार की एक एनर्जी सर्विसेज कंपनी है। इसकी स्थापना 2010 में ऊर्जा मंत्रालय के तहत की गई थी। EESL 4 राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है। यहाँ स्मरणीय तथ्य यह है कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने की दिशा में काम करने वाली EESL देश में दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा दक्षता पोर्टफोलियो को लागू कर रहा है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नगर वन योजना। नगर वन योजना को 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर
पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। आइए जानते हैं नगर वन योजना के प्रमुख बिंदुओं को। इस योजना में शहरी वानिकी पर बल दिया गया है। अगले 5 वर्षों में पूरे देश में 200 नगर वन विकसित किए जाएंगे। नगर वन योजना भागीदारी और सहयोग पर आधारित होगी। इसमें नगर निकायों, एनजीओ तथा स्थानीय नागरिकों की भूमिका प्रमुख होगी। इस योजना का वित्त पोषण कैंपा कोष से किया जाएगा। कैंपा अर्थात कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड अर्थात क्षतिपूरक वानिकीकरण कोष। क्षतिपूरक वानिकीकरण कोष का सृजन क्षतिपूरक वानिकीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत किया गया है। कैंपा का मुख्य ध्येय वन क्षेत्रों में होने वाली कमी के बदले प्राप्त होने वाली राशि का संधारण और उसके वानिकीकरण में फिर से निवेश करना है। इस अधिनियम पर राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर अलग अलग कोष बनाया गया है। अब प्रश्न है इन कोषों में धन कहाँ से आएगा? यह धन वनों की क्षतिपूर्ति, वनों से प्राप्त होने वाली आय तथा परियोजनागत भुगतान द्वारा कोष को धन प्राप्त होगा। यहाँ वनों की क्षतिपूर्ति का अर्थ है जैसे कोई कंपनी किसी जंगली भूमि का उपयोग करना चाहती है, उसे उतनी ही भूमि पर क्षतिपूरक वानिकीकरण करना होगा। कंपनी को यह भूमि राज्य उपलब्ध कराएंगे। इन सब के एवज में कंपनी धन का भुगतान करेगी। इस प्रकार तमाम मद से प्राप्ति राशि के 2 भाग किए जाएंगे, जिसका 10वां भाग अर्थात 10% केंद्र को प्राप्त होगा तथा 90% भाग राज्य को प्राप्त होगा। यह क्षतिपूरक धन क्षतिपूरक वानिकीकरण कोष में जमा होगा। राज्य का हिस्सा राज्य के कोष में तथा केंद्र का हिस्सा केंद्र के कोष में जमा होगा। अब प्रश्न है शहरी वानिकी की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले जैव विविधता संरक्षण को दूरस्थ वन क्षेत्रों तक ही सीमित माना गया था, लेकिन विकास और बढ़ते शहरीकरण से वन सिकुड़ते चले गए। ऐसे में शहरी वनीकरण के साथ शहरी क्षेत्रों में भी जैव विविधता को सुरक्षित रखने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार शहरी वन इस अंतर को कम करने के सबसे अच्छे तरीके के रूप में उभरा है। शहरी वन जैव विविधता की सुरक्षा के लिहाज से भी आवश्यक हो गया है। भारत जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है, जहां भारत में मौजूदा जैव विविधता के 35 वैश्विक हॉट स्पॉटों में से 4 भारत में विद्यमान हैं। हालांकि बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधन पर भारी दबाव डालता है, जिससे जैविक विविधता लगातार क्षति हो रही है। जैव विविधता जीवन के सभी रूपों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसका संरक्षण आवश्यक है। पूना का वाजरे शहरी वन आज शहरी वन का रोल मॉडल बनकर उभरा है। वन विभाग तथा स्थानीय निवासियों ने 16 एकड़ के तकरीबन पहाड़ी बंजर भूमि को हरे भरे जंगल में बदल दिया है। इस योजना के महत्व को देख लेते हैं। यह योजना कार्बन सिंक की अतिरिक्त मात्रा का संचय करने में सहायक होगी। दूसरे, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि भारत के कुल आवरण में 2015 और 2019 के बीच 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार यह योजना इस वृद्धि को और बढ़ाने में सहायक होगी। इसके अलावा शहरों में ग्रामीण वन की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने में यह योजना सहायक सिद्ध होगी। यह आर्टिकल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में है। संदर्भ क्या है? देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरबीआई ने 500 करोड़ रुपए का भुगतान अवसंरचना कोष या पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF स्थापित किया है। यह फंड टीयर 3 से टीयर 6 शहरों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अधिग्राहकों को पॉइंट ऑफ सेल शॉर्ट फॉर्म POS से संबंधित अवसंरचना विकास के लिए दिया जाएगा। इस प्रकार इस फंड का उपयोग उन क्षेत्रों के लिए किया जाएगा जहां पर डिजिटल पेमेंट की बुनियादी संरचना कमजोर है। टीयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि रूपों में शहरों का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर किया गया है। टीयर 3 में वे शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या 49,999 से 20,000 के बीच होती है। टीयर 4 में वो शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या 19,999 से 10,000 के बीच में होती है, तथा टीयर 5 में वे शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या 9,999 से
5000 के बीच होती है तथा टियर 6 में 5000 की जनसंख्या से कम वाले क्षेत्र आते हैं। इन शहरों की जनसंख्या कम होने की वजह से व्यापारिक गतिविधि व्यापक स्तर पर नहीं हो पाती। डिजिटल भुगतान अवसंरचना विकास में एक बड़ी बाधा है। अब बात करते हैं POS अर्थात पॉइंट ऑफ सेल की। आप इस स्लाइड में POS मशीन देख रहे होंगे। POS मशीन एक कार्ड रीडर मशीन है। इसका आपने पेट्रोल पंप, रेस्तरां, मॉल आदि जगहों पर डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड से भुगतान के लिए प्रयोग किया होगा या प्रयोग करते देखा होगा। देखिए, डिजिटल पेमेंट के कई माध्यम हैं, ई-वॉलेट, NEFT, RTGS आदि, लेकिन ये विकल्प सभी के लिए संभव नहीं है। दूसरे ई-वॉलेट जैसे पेटीएम, गूगल पे, मोबिक आदि ये कंपनी आधारित सेवाएं हैं। एक बार इनके बंद होने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनमें भारी मात्रा में EFDI होता है। इसके विपरीत POS एक अस्थायी विकल्प है। POS मशीन मर्चेंट को कोई बैंक विशेष उपलब्ध कराएगा जिसकी अपनी एक कास्ट होती है। फिर POS किसी कार्ड को रीड करेगा, वह डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो सकता है। इस कार्ड को कोई बैंक जारी करेगा जैसे SBI, HDFC आदि। इसी प्रकार कार्ड की भी एक नेटवर्क प्रोवाइडर होगा जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, रुपए कार्ड आदि। एक स्थिति लेते हैं, कोई बायर है, उसके पास ये बायर A है और ये सेलर B है। बायर एक मोबाइल लेना चाहता है, उसकी कास्ट है 10,000 रुपये और बायर के पास SBI का कार्ड है और B HDFC का POS मशीन लगाया हुआ है। A कार्ड से B को भुगतान करेगा तो यहाँ पर सेवा प्रदान करने वाली 3 पार्टियाँ होंगी। एक SBI जिसने कार्ड जारी किया, दूसरा HDFC जिसका POS है और तीसरा कार्ड नेटवर्क जिसने ये कार्ड जारी किया है। ये कार्ड जारी करने वाले वीज़ा, मास्टर या अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपए कोई भी हो सकते हैं। चूँकि ये तीनों A और B को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये एक सर्विस चार्ज लेंगे। इसे ही MDR या मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा जाता है, जो या तो A से लेंगी या B से, जो भी दे। लेकिन MDR जो मिलेगा वो 3 भागों में बांटा जाएगा। उसका सबसे बड़ा भाग जो कार्ड इशूअर बैंक है उसे प्राप्त होगा, यहाँ पर SBI को प्राप्त होगा। उसके बाद का भाग मर्चेंट बैंक HDFC को प्राप्त होगा और सबसे छोटा भाग जो कार्ड प्रोवाइडर नेटवर्क है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस जो भी, उसे प्राप्त होगा। देखिए, छोटी जगहों के लिए यही एक बड़ी समस्या थी। पहली POS मशीन की कास्ट, उसका रख रखाव, दूसरा MDR। यद्यपि सरकार ने 2020 के बजट में इसके लिए कुछ प्रोविज़न किए हैं लेकिन वो नाकाफ़ी हैं, जिनकी चर्चा यहाँ पर अभी करना संभव नहीं है। छोटी जगहों पर जहाँ दुकानदार की सेल रोज़ 10,000 तक पहुँच पाना एक कठिन काम होता है, वहाँ इन सुविधाओं को वहन करना उनके लिए लागत को बढ़ाने वाला होता है। इन समस्याओं से अवगत RBI ने इस फंड का प्रोविज़न किया है। आइए देखें इस फंड का वित्त पोषण कैसे होगा। जैसा कि ये फंड 500 करोड़ रुपए का है तो उसका 50% यानी 250 करोड़ रुपए की जो प्रारंभिक राशि है वो RBI कंट्रीब्यूट करेगी। बाकी शेष इसके 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा कार्ड जारी करने वाला बैंक देगा, दूसरा उस कार्ड को ऑपरेटर जो नेटवर्क है वो देगा। इस फंड का प्रबंधन RBI द्वारा एक गठित सलाहकार परिषद करेगी। यह परिषद सीधे RBI को रिपोर्ट करेगी। इस प्रकार से इस पूरे फंड का मैनेजमेंट RBI के ही हाथ में होगा। लेकिन प्रश्न अगर पूछा जाए कि इसका प्रबंधन कौन करेगी, अगर ऑप्शन हो एडवाइजरी काउंसिल तो आप एडवाइजरी काउंसिल को मारेंगे, अगर ऑप्शन उसमें RBI देगा तो RBI मारेंगे। आवश्यकता की बात है तो उसमें जैसे जैसे बैंक खाते बढ़ रहे हैं, मोबाइल बढ़ रही है, लोगों की ई-पेमेंट की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो ये इसका प्रोविज़न करना एक स्वाभाविक था। दूसरे जो हम लोगों ने अभी मर्चेंट अधिग्रहण की बात देखी, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको देखते हुए भी यहाँ पर RBI के करना ज़रूरी था। RBI ने जो PIDF का प्रोविज़न किया है वो नंदन नीलेकर्णी की अध्यक्षता में एक डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर किया था। उस रिपोर्ट में कहा गया है दिसंबर 2021 तक डिजिटल माध्यम से पेमेंट 4 गुना तक बढ़ जाएगा। इसके लिए कमेटी ने सुझाव दिया
कि डिजिटल पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कुछ लक्ष्य दिया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा डिजिटल पेमेंट के POS माध्यम को मौजूदा स्तर से 35% तक बढ़ाना चाहिए। समिति की इसी रिपोर्ट के आधार पर RBI ने PIDF का प्रोविज़न किया है। महत्व की बात कर लें तो इससे दूर दराज इलाकों में डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा। दूसरे, उन कंपनियों को जो डिजिटल पेमेंट की सेवाएं प्रदान कर रही हैं उनको इसका दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा। इससे रिलेटेड चिंताएं क्या हैं, इसका जिक्र हम लोगों ने शुरुआत में भी भूमिका में कर लिया था कि छोटे जगहों पर जहां पर डे 10,000 से कम सेल भी नहीं हो पाती है दुकानदारों की, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर ये POS उपकरणों को कैसे अवेल कर पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से देखें तो PIDF में कितने रुपए का प्रोविज़न किया गया है, उसमें सबका कितना कितना भाग है, RBI कितना भाग है, कार्ड इशूअर कितना भाग है और कार्ड प्रोवाइडर का ये पूछा जा सकता है। उसका प्रबंधन कैसे होगा, उसका वित्त पोषण, PIDF का उद्देश्य क्या है, जो शहरों का वर्गीकरण है Tier 1, Tier 2, Tier 3, इसको याद रख लीजिए। इससे नहीं और जगहों पूछा जा सकता है। आई होप कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।